हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 रिलेशंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हमें ना ऑर्डर्ड पेयर को समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर बेसिक समझ लेते हैं उसका। ठीक है, ठीक है। तो पेयर अगर वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो मतलब इट विल कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू एलिमेंट्स हम बात करेंगे। ठीक है, सो अ पेयर, an ordered pair consists of two objects, दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला ए कॉमा बी, ठीक है, तो इसमें ऑर्डर फिक्स हो गया कि ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, अब वो ए किसी सेट का पार्ट हो सकता है, बी किसी और सेट का पार्ट हो सकता है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हमें ये कंसर्न नहीं है कि ए बी कहाँ से आए, बस ए और बी दो चीज़ें थी जो एक ऑर्डर में लिखी गई। ठीक है, अच्छा, बी कॉमा ए एक अलग ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर होगा। ठीक है, मतलब इसमें बी पहले आया, ए अलग बाद में आया, तो हम ये नहीं बोल सकते ए कॉमा बी, बी कॉमा ए सेम है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, फिर मान लो अगर हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, इक्वालिटी। तो बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस वाली चीज़ है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इफ A1 B1, ठीक है, इज इक्वल टू A2 B2, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये पॉसिबल सिर्फ तब है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ तब पॉसिबल है तब A1 A2 के बराबर हो एंड B1 जो है वो B2 के बराबर हो। यानी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट से मैच होना चाहिए, सेकंड वन सेकंड से मैच होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, वो तो कोई खास चीज़ नहीं। अच्छा, ये हो गया ऑर्डर पेयर हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कैसे होता है, ए क्रॉस बी से। ठीक है, दो सेट्स हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम। ठीक है, ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो लिखे कैसे जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ए कॉमा बी लिखा जाएगा अगेन, सच दैट ए जो है वो सेट ए से आएगा और बी जो है वो सेट बी से आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ, ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि सेट ए है 1 2 3 भी ले लेते हैं, चलो 3। सेट बी है पी क्यू। ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं सच दैट ए जो है वो सेट ए से आना चाहिए, बी जो है वो सेट बी से आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें पहले ए सेट के एलिमेंट लिखने हैं, कॉमा फिर दूसरे सेट का एलिमेंट लिखना है। तो पहले मैं 1 के साथ लिख लेता हूँ, तो 1 का पहले पी के साथ लिखा, तो ये एक ऑर्डर पेयर, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही 1 का क्यू के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 के कंप्लीट हो गए, 1 का पी के साथ हो गया, 1 का क्यू के साथ हो गया। अब 2 के लिए लिख लो, 2 का पी के साथ, 2 का क्यू के साथ, फिर 3 का पी के साथ, 3 का क्यू के साथ। ये जो एक सेट होगा दैट इज ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब ए जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए, इसके जितने पॉसिबल आउटकम्स है सारे लिख लो। ठीक है, अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये बेसिक आइडिया आ गया।
क्वेश्चंस देख लेते हैं, सिंपल सिंपल से हैं इसके ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे को यहाँ पे कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसके इक्वल है, एक्स वाई निकालना है। तो आई थिंक अब तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा कि पहला एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक फर्स्ट का सोल्यूशन तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बाई थ्री प्लस वन शुड बी इक्वल टू 5/3। एक्स बाई थ्री कितना हो गया, 5/3 माइनस वन, यानी कि 2/3। तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ऐसे ही तुम दूसरे वाले को कंपेयर कर लो, y माइनस 2/3 इज 1/3। तो y इज 2/3 प्लस 1/3, तो y हो गया 3/3 जो कि 1 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा फिर ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 है। ठीक है, सेट ए में कौन से एलिमेंट है वो नहीं बताया, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मतलब ये नहीं पूछ रहा कि ए क्रॉस बी है क्या, क्यों, क्योंकि उसके लिए सेट ए देना चाहिए था ना, वो तो दिया नहीं। लेकिन ये बोल रहा है कि ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी 3 4 5, यानी इसमें भी 3 ही एलिमेंट है। तो कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो जरा इसको यहां से देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। जरा देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। और इसमें कितने थे, 3, इसमें कितने थे, 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने ए के एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने बी के एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जिसमें 3 थे इसमें 2 थे, 3 टू द 6, वो बन भी रहा है, दिख रहा है ए क्रॉस बी से। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी में जितने ए और जितने बी हैं उनके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, आई कैन डायरेक्टली गिव द आंसर। तो आई थिंक सेकंड का आंसर तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन ब्रैकेट ए क्रॉस बी। कितना हो जाएगा, ए में 3 है, बी में कितने थे, उसमें भी 3 है, तो 9 आएगा। ठीक है, तो निकालने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, जी दे रखा है 7 8, एच दे रखा है 5 4 2। तो लिख लेते हैं पहले, जी सेट इज 7 8, एच दे रखा है 5 4 2। ठीक है, हमसे जी क्रॉस एच पूछा गया, तो यानी पहले जी के एलिमेंट्स लिखने हैं फिर एच के। पहले जी के 7 ले लो, 7 के साथ हर एक एलिमेंट एच का कंबाइन कर लो, तो 7,5 7,4 7,2। ठीक है, फिर अब 8 वाले के साथ कर लो, 8,5 8,4 8,2। ये जी क्रॉस एच हो गया। अच्छा, एच क्रॉस जी में क्या फर्क आएगा, पहले एच के एलिमेंट लिखे जाएंगे फिर जी के। तो पहले एच का लिखो तो 5, और फिर इसके जी के साथ लिख लो 5,7 हो जाएगा। ठीक है, 5,8 हो जाएगा। तो पहले जी के एलिमेंट फिर एच के एलिमेंट, फिर पहले एच के एलिमेंट फिर जी के, पहले एच के फिर जी के। तो मैंने पहले 5 के लिए लिख लिया जो जो पॉसिबल है। ऑर्डर से लिखने में फायदा रहता है कि मिस नहीं होता, लिख तो रैंडम भी सकते हैं हम। ठीक है, 4,7 4,8। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, तो इसलिए पहले एच क्रॉस जी पूछा या जी क्रॉस एच, वो देख लेना। 4 क्रॉस 7 4 क्रॉस 8 और 2 क्रॉस 7 2 क्रॉस 8। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके। ठीक, चलो ठीक है, डन। और देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि ए क्रॉस भी हमें दिया हुआ है कुछ, कह रहा है ए क्रॉस बी ये सेट है। ठीक है, ओके, तो कह रहा है फाइंड ए और बी। अब मुझे ए सेट और बी सेट निकालना है, उल्टा मतलब करवा रहा है हमसे। पहले अभी तक ए और बी देता था और ए क्रॉस बी मांगता था, अब ए क्रॉस बी दे दिया और ए और बी मांग रहा है इंडिविजुअली। तो ए देखो होता कहाँ से आएगा, जो सेट हम क्योंकि ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो यानी सेट ए में ए बी बी है, लेकिन हमें पता है कि सेट में ए की बार लिखना होता है, तो वो सेंस नहीं है, तो ए की बार लिख दो ए बी। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट जो है वो बी से आना चाहिए, तो एक्स वाई, यानी बी के अंदर क्या है, एक्स वाई। तो काफी इजी क्वेश्चन ही हो गया ये तो। ठीक है, चलो
अच्छा, फिर बात कर रहा है हाउ मेनी, ए दे रखा है हमें, बी दे रखा है, कह रहा है ए क्रॉस बी के हाउ मेनी सबसेट्स पॉसिबल हैं। अच्छा, तो इसके लिए एक चीज़ समझ लेते हैं पहले। बस तो नंबर ऑफ सबसेट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं हम और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो मान लो कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, ए के अंदर एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के अंदर एन है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दे एम एन। ठीक है, अच्छा ये फिर हमें एक बात पड़ी थी कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। अगर मान लो किसी सेट में, मान लो एक सेट है ए, इसके अंदर 1 2 3 है मान लो, तो इसके कितने सबसेट्स होते थे, तो हम कहते थे कि इसके जितने अंदर एलिमेंट है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 raised to power mn हो जाएगा। मतलब जो भी जितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर 2 की पावर में रख दो वो। ठीक है, तो चाहो तो नंबर ऑफ सेट्स सबसेट से भी रिलेट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद रखना कि ए क्रॉस बी में 2 की पावर mn सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, इस पर बॉक्स बना लेते हैं। चलो, तो आई थिंक अब तो बहुत ईजी हो गया। इसमें कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, इसमें भी कितने हैं, 2 एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए बोला है, चलो फिर लिख लेते हैं फिर। तो सोल्यूशन टू ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले सेट ए के एलिमेंट तो 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। ठीक है, अब जो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ना, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो यानी इसमें मैं कितने कह दूं, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट के लिए कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे, 2 की पावर 4। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 raised to power 4। ठीक है, मोर 8 16 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो कितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के, 2 की पावर एम एन, 2 की पावर 2 × 2 यानी 2 की पावर 4 ही बन जाएगा। अच्छा, वो लिस्ट करने के लिए कह रहा है, तो 16 एलिमेंट्स अब मैं लिस्ट नहीं कर रहा इसमें। ये अगर सबसेट्स लिखने आता है तो तुम्हें पता है कैसे लिखते हैं। पहले एक एलिमेंट, पहले तो 5 होता है एक तो सबसेट, एक सेट जो पूरा होता है वो खुद भी होता है। फिर क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लो सारे लिख लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट से इतने तो नहीं पूछेगा, 4 के लिए तो 3 मैक्स होता है वैसे। ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी है तो तुम अपने लिए खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको एज अ होमवर्क अपना ट्राई कर लेना। ठीक है, देखना तुम लिख पाते हो 16 सबसेट्स की नहीं लिख पाते, क्योंकि मेरे को याद है 3 के लिए तो मैंने क्लास में कराया, 4 के लिए एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है, चलो थर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। कह रहा है एक सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट है, तो नोटेशंस रीड किया करो। एन ए लिखा है मतलब उसके अंदर 3 एलिमेंट है, एन बी मतलब उसमें 2 एलिमेंट्स है। चलो ठीक है, और फिर ये दिया है कि उसके कुछ एलिमेंट, मतलब अब की बार ए क्रॉस बी पूरा नहीं दिया, कह रहा है ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट ना ये है। ठीक है, x1 y2 z1, तो कह रहा है फाइंड ए एंड बी। अच्छा, फिर से वही चीज ही है एक तरह से। तो देखो, ए क्रॉस बी का पूरा नहीं दिया, बस ये बताया ए क्रॉस बी के अंदर एक x,1 है, एक y,2 है, एक z,1 है। ठीक है, अगेन हमें तो पता है ना कि पहला एलिमेंट ए सेट से आना चाहिए, तो ए के अंदर एक्स वाई जेड होंगे, और उसने बोला भी है कि 3 एलिमेंट्स हैं, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ए के अंदर क्या है, एक्स वाई जेड। अच्छा, बी जो है वो सेकंड एलिमेंट से होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये रहा सेकंड, ये सेकंड, ये भी सेकंड। ठीक है, मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड पार्ट जो होगा वो बी से आएगा। तो 1 2 1, अब 2 बार तो लिखते नहीं है 1, तो बस 1 2, और वैसे भी 2 ही एलिमेंट बोले हैं उसने बी के अंदर, तो मिल गया हमें। ठीक है, अच्छा फिर ये एग्जांपल देखो, इसको फोर्थ बना देते हैं। कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब की बार क्या है, ए क्रॉस ए मतलब एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ ही कर लिया। तो अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो ये सोचो कि ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, क्योंकि 3 × 3 9 होगा ना।
तो ये पता चल गया ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। और वो कह रहा है कि ये जो है जो हमारे को 2 एलिमेंट्स दिए हैं -1,0 और 0,1, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये ए क्रॉस ए के अंदर है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए के अंदर हमारे क्या है -1 0 0 1, सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिए हैं और वो बता रहा है ए सेट बताओ, ठीक है। एंड कैन फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट, वो तो ए सेट आ गया तो ए क्रॉस ए तो आ ही जाएगा ना। तो चलो पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पहला एलिमेंट भी ए से आएगा, तो मेरे को पहले बारी में 2 मिल गए एलिमेंट, ठीक है, -1 और 0, लेकिन 3 एलिमेंट है ना, थर्ड ढूंढना है। और दूसरा एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा पार्ट भी वो भी ए से आएगा, 0 0 लिख चुके हैं 1, तो ये हो गया। अब की बार दोनों ही ए के हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है वो दोनों ही ए सेट से आ रहे हैं एलिमेंट, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है फाइंड सेट ए हो गया, और कह रहा है ए क्रॉस ए पूरा निकाल दो अब तो फिर रिमेनिंग एलिमेंट, तो ठीक है ए क्रॉस ए सारा निकाल देते हैं। तो एक इसके लिए ना हमेशा क्या किया करो, एक ए अलग से और लिख लो, तो -1 0 1। अच्छा अब हमें पता है इसमें 3 ना, तो टोटल 9 एलिमेंट आने वाले हैं ना, तो लिखने शुरू करते हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस -1 के इसके साथ लिख रहा हूँ सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर, तो -1, -1, -1, 0 और -1, 1, ठीक है। फिर मैं सेकंड 0 वाले के साथ लिख रहा हूँ सबका, यहाँ पर 0 का -1 0 1 के साथ, तो 0, -1, ठीक है, 0, 0 और थर्ड इज 0, 1, ठीक है। अलग अलग लाइन में लिखने में होता है कि मिस होने का रिस्क खत्म हो जाता है। और अब जो बच गया ये 1, अब 1 का ऑर्डर्ड पेयर लिख लो इनके साथ, 3 के साथ, तो 1, -1, 1, 0, 1, 1, ठीक है। बस तो इस तरह से पूरा ही लिखना चाहिए, ठीक, ये हो गया, ये एक क्रॉस ए हो गया। तो हमने सारे एलिमेंट ही निकाल के रख दिए रिमेनिंग का, ठीक, चलो डन है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल पार्ट था इसका, ठीक है, रिलेशंस का इसमें, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं रिलेशन वाला टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। तो देखो आइडिया बहुत सिंपल है कि एक तो नोटेशंस थोड़ी फॉलो करनी है, 2-3 कीवर्ड सीखने हमें, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है। और एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो मैं डायग्राम अभी तो बना के दिखाता हूँ। पहले तो रिलेशन समझ लेते हैं कैसे बनता है, क्या है, ठीक है। चलो वो कह रहा है एक सेट ए दे रखा है, ठीक है, कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। जब ये ए टू ए बोलता है मतलब जो पहला एलिमेंट है वो भी ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट है वो भी ए से आएगा। यूजुअली फर्स्ट वाला जो होता है ये हम इसे मैं बताता हूँ नोटेशन वाइज, हम इसे कहते हैं एलिमेंट, और इसे हम कहते हैं इसकी इमेज है, ठीक है। कभी कभी इसे एलिमेंट की जगह प्री इमेज भी बोला जाता है, ठीक है। अगर बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो कई बार प्री इमेज भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, प्री इमेज क्या है, एलिमेंट की बात कर रहा है। यूजुअली अगर मैं तुम्हें सिंपल, बहुत ही सिंपल रिलेट कराऊं तो ये एक्स की वैल्यूज हैं, ये वाई की वैल्यूज हैं। मतलब यूजुअली हम लोग करते क्या है, हमेशा एक्स की वैल्यू डालते हैं, उससे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन निकालने के लिए हमेशा वाई और एक्स में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए होता है हमें। वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ही तुम्हारा क्या है, एक रिलेशन है बेसिकली, ठीक है। जैसे इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है आर जो है वो एक्स कॉमा वाई है, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, मतलब पहले एक्स की वैल्यूज लिखनी है फिर वाई की लिखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूजुअली वैसे तो हमेशा एक्स कॉमा वाई बोलेगा, कभी कभी अगर थोड़ा सा ना ट्विस्ट करना हो तो वाई कॉमा एक्स बोल देगा, तो बस उसमें फिर क्या होगा ना, ऑप्शंस उल्टे कर रखे होंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा डबल डॉट मैंने बताया था क्या मीनिंग होता है, डबल डॉट का मीनिंग होता है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, मतलब इसको फॉलो कराना है। तो पहले एक तो करते हैं, एक है ना वैल्यूज लिख लेते हैं। एक ए सेट के अंदर क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6। अच्छा क्योंकि रिलेशन ए टू ए डिफाइन है, तो यानी दूसरी वाला जो सेट है, मतलब जो वाई की वैल्यूज है वो भी ए सेट से आनी है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब आराम से सोचते जाओ, व्हेन एक्स की वैल्यू 1 है, बताओ वाई क्या आएगा, एक्स प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 2, ठीक है।
अच्छा, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो, अब तो कॉमन सेंस है, बार बार सॉल्व थोड़ा करेंगे। 3, x की वैल्यू 3 है तो 4। ठीक है, ये एरोज बताती हैं कि कौन सा एलिमेंट किस इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, 4 के लिए हो जाएगा 5, 5 के लिए हो गया 6। ठीक है, अच्छा, जब मैं 6 क्लिक करने लगूंगा तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 7 है नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमने क्या बोला था कि सेट ए से ए में डिफाइंड है। ठीक है, मतलब यहां पर जब 7 अवेलेबल नहीं है तो मैं 6 के लिए कोई एरो मार्क नहीं करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि डिपिक्ट दिस रिलेशन इन एरो डायग्राम, इसी को एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये एरो डायग्राम हो गया क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से, 5 6 से। तो एक पैटर्न दिख भी रहा है कि +1 हो रहा है हर बार। ठीक है, चलो ये हो गया। इसको मैं तुम्हें अच्छा, ये जो लिखा गया ना R इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिख के सच दैट है, ये एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि एक यूनिक आइडिया दे दिया जिसको फॉलो कराना है हमें। ठीक है, एक कंडीशन दे दी। अगर मैं R चाहूं तो मैं रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे? जो जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लिख दो। तो कौन कौन से थे? 1 2, एक ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, x y लिखना है इस बार। यूजुअली पहले क्या करते थे हम लोग सेट्स के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट लिखते थे। अब क्या बार लिखना है? ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1, y की 2, तो 1 2 एक एलिमेंट है, 2 3 एक एलिमेंट है, 3 4 एक एलिमेंट है, 4 5 एक एलिमेंट है, 5 6 एक एलिमेंट है। दैट्स इट। तो ये सेम रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख लिया गया। अभी तो नहीं मांगा, बट आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है मांग लेगा कि रोस्टर फॉर्म में लिख दो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना लिख के ऐसे दे देगा, तो तुम्हें डायग्राम इससे भी बनाना चाहिए। 1 2 मतलब 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से, 4 5 से। आई थिंक उससे तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें तो फिर भी तुम्हें कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक, तो बस इसमें ना नोटेशंस का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना। ए टू ए का क्या मतलब है कि दोनों जो एलिमेंट, जो दोनों सेट्स कंसीडर करने हैं वो ए ही कंसीडर करने हैं। अगर ए टू बी बोलेगा तो वो बताएगा ए क्या है बी क्या है। ठीक है, फिर यहां पर अब आते हैं वर्ड्स, और यहीं पे इसको डिफाइन करेंगे और यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो देखो पहले डोमेन क्या होती है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, ऑल वैल्यूज लिख लेते हैं। पॉसिबल है ना, फिर वहां पे कोडोमेन आ जाएगा। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर विच y इज डिफाइंड या एग्जिस्ट करता है। x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए y एग्जिस्ट करे। अब वो क्या हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट इरेशनल कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। बस x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए y डिफाइंड हो। तो मुझे बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज थी। x मतलब ये वाला पहला वाला सेट में। ठीक है, तो देखो 1 के लिए डिफाइंड है 2, 2 के लिए डिफाइंड है 3, 3 के लिए डिफाइंड है 4, 4 के लिए है 5, 5 के लिए है 6, 6 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि इस सेट की जो डोमेन है, सॉरी जो इस रिलेशन की डोमेन है वो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का पहला आंसर हुआ, डोमेन मिल गया। तो ध्यान से समझ लो, वापस एक बार बता रहा हूं कि डोमेन क्या है? सारी वैल्यूज एक्स की जिसके लिए y डिफाइंड हो। वो क्या है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस होना चाहिए। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कनेक्टेड है एरो से बेसिकली। ठीक है, अच्छा, कोडोमेन बढ़िया है, कोडोमेन इस मामले में बहुत ही अच्छा है। कोडोमेन ना दिमाग नहीं लगाना होता, इसलिए यूजुअली ना पेपर में कोडोमेन पूछते भी नहीं है, रेंज डोमेन और रेंज ही पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले कोडोमेन डिफाइन कर देते हैं। पहले कोडोमेन, कोडोमेन हो जाती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की जो जो वैल्यू पॉसिबल है वो सारा। y कौन सा था मैंने तुम्हें बताया था, ये सेट राइट वाला जो होता है, जो रिलेशन निकल के आता है, आउटपुट एक तरह से निकल के आता है, वो y है। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक क्या है, यानी कि सारे वैल्यूज हैं। अब वो रिलेट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 तो कनेक्टेड नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सारी वैल्यूज लिखनी है y के अंदर जो जो है। तो उसका आंसर तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसका? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि रिलेशन ए टू ए डिफाइंड था तो y में भी पूरा सेट ए आएगा। फाइनली कम्स रेंज।
ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया इसका कोडोमेन का। रेंज क्या होती है, ये वैल्यूज ऑफ वाई होंगी, ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, वो सारी वैल्यूज ऑफ आई जिसके लिए एक्स एग्जिस्ट करे। मतलब देखा जाए तो फर्स्ट वाले का जस्ट उल्टा हुआ है, जस्ट all values of x for which y is defined and all values of I for y for which x is defined या x exist करे, मतलब जो रिलेटेड है, पॉइंट ये है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो 2 रिलेटेड है, 3 4 5 6 है, लेकिन 1 रिलेटेड नहीं है। क्योंकि 1 रिलेटेड नहीं है तो वो रेंज का पार्ट नहीं होगा। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, 1 नहीं लिखूंगा, 2 3 4 5 6 ये लिखूंगा, ठीक। यहां पे देख लो, 2 रिलेटेड है, 3 है, 4 है, ऐसे समझो 2 के लिए x है, 3 के लिए भी एक x है, 4 के लिए भी x है, 5 के लिए भी है, 6 के लिए भी है, लेकिन 1 के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। वैसे 0 हो सकता था लेकिन सेट ए में 0 था नहीं, तो डिफाइन नहीं कर सकते फिलहाल, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है सेट, वो डोमेन रेंज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। 0 के लिए तुम्हें समझ में आ रहा है कि सॉरी 1 के लिए तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 0 हो सकता था, लेकिन क्योंकि है नहीं तो इसलिए ये फिलहाल रेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो काफी बेसिक एग्जांपल है ये डोमेन कोडोमेन रेंज समझने के लिए, ठीक है। वापस एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। डोमेन क्या होती है, सारी एक्स की वैल्यू जिसके लिए वाई एग्जिस्ट करे। कोडोमेन क्या होती है, वाई की सारी वैल्यूज, मतलब राइट साइड वाला जो एरो डायग्राम बनेगा उसमें जितनी वैल्यूज है वो सारी लिख दो। और रेंज क्या है, उल्टा, ऑल वैल्यूज ऑफ आई जिसके लिए एक्स एग्जिस्ट करे, ठीक है, मतलब जो अगेन एरो से रिलेटेड है वो रेंज होगी, ठीक है। चलो इससे प्रैक्टिस कर लो, इसमें हो जाएगी अभी, ठीक है। कह रहा है कह रहा फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी एक सेट है, ठीक है, डिफाइंड है, उसने डायग्राम बना रखा है, तो हम तो क्वेश्चन करेंगे नहीं उस चीज को। कह रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। अच्छा, ओ तो ठीक है, रोस्टर फॉर्म सबसे आसान है। रोस्टर फॉर्म में तो क्या लिखना होता है, ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं ना, तो पहले तो वही लिख लो, एक काम करो, आर लिख लेते हैं। आर यूजुअली इसलिए लिखते हैं रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। रिलेशन क्या हो गया, 9 कॉमा, देखो 9 किससे रिलेटेड है, एक तो 3 से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे समझ, 9 3 से रिलेटेड है और 9 -3 से भी रिलेटेड है, देखो एरो देख लेना, ठीक है। तो एक हो गया 9,3, एक हो गया 9,-3। फिर ऐसे ही 4 के लिए अगर हम देखें तो 4 के लिए 2 और -2 है, तो 4,2 4,-2। और 25 के लिए क्या है, 25,5 25,-5, ठीक है। ऑर्डर मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल रहता है, ठीक है। बस सेट की तरह लिख दो, जो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेट बिल्डर में लिख दिया। सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी हमने पहले सेकंड कर दिया ना, अब फर्स्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर के लिए हमें ना कंडीशन लिखनी आनी चाहिए थोड़ी सी, तो कैसे लिखेंगे हम, आर इज इक्वल टू, पहले तो लिख देंगे एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे कि ऑर्डर पेयर लिखना है, ठीक है। फिर लगा देंगे डबल डॉट सच दैट, अब वो कंडीशन बना दो। अब देखो क्या है, 9 से 3 और -3 कब आ रहा होगा बेसिकली, या 4 से 2 -2, 5 से 5 -5 कब आ रहा होगा। तो ये देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। या ऐसे समझ लो कि इन नंबरों का स्क्वायर 3 और -3 का स्क्वायर 9 है, तो उल्टा भी कर सकते हो तुम, ठीक है। ये y है, ये x है, तो बेसिकली y का स्क्वायर x है, तो मैं ये बोल सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी बता देना कि ऐसे नहीं कि ये हर वैल्यूज ऑफ x और y के लिए, ये भी बता दो कि x जो है वो p से बिलोंग कर रहा है एंड y जो है वो q सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये नहीं कि कोई भी रैंडम वैल्यूज लेनी है, जो p और q सेट डिफाइंड है उनसे उठानी है वैल्यूज, ठीक है। रिलेशन ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन हमने देख ली यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार y इज इक्वल टू लिखा जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैथमेटिकल रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में। फिर कह रहा है अब इसे देख के बता दो, डोमेन रेंज बता दो। अब डोमेन रेंज आराम से जज कर लो, डोमेन क्या होगी, सारी वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए y एग्जिस्ट करे। यहाँ पे 9 के लिए दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, 9 के लिए 3 भी है, 9 के लिए -3 भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, मैंने क्या बोला था कि होनी चाहिए, कितनी कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव उससे हमें कोई फर्क ही नहीं होता। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 9
ठीक है, यहाँ पर 9 रिलेटेड है, 4 भी रिलेटेड है, 25 भी रिलेटेड है, तो 9 4 25 ये इसकी डोमेन होगी। रेंज रेंज वो वाली वैल्यूज होती हैं वाई की जिसके लिए एक्स एग्जिस्ट करे। तो देख रहे हो उसमें यहाँ पर ना बस एक ये वाली वैल्यू है 1 जिसके लिए कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये इस इमेज का कोई एलिमेंट नहीं है, या इस y की वैल्यू के लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वैसे तो हम सोच सकते हैं कि 1 का यहाँ पे 1 हो सकता था, लेकिन जब लिखा नहीं है तो हमें फोर्स नहीं करना क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी 5 3 2 -2 3 5, ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट्स है किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम्हें अगर ऑर्डर से लिखना है ऑर्डर से भी लिख सकते हो कि पहले छोटे से बड़ा लिखना है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करते। -2 -3 -5, चलो डन, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो बस 1 एग्जिस्ट नहीं होगा, 1 विल नॉट बी इन रेंज, ठीक है, चलो डन। ओके, फिर ये भी ठीक है, स्पेशल कंडीशन कि अगर ए सेट के अंदर पी एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू होंगे। ये मैंने एम एन में लिखवा दिया था अभी अभी ना थोड़ी देर पहले ही, तो ठीक है। और वो कह रहा है, अच्छा मैंने उसमें टाइम पे बात की थी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी 2 की पावर पी क्यू हो गए या एम एन होंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ सबसेट्स बोले या नंबर ऑफ रिलेशन बोले दोनों सेम है, 2 की पावर एम एन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, एक एग्जांपल छोटा दिया हुआ है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो कह रहा है कितने रिलेशन पॉसिबल है ए टू बी, तो ठीक है, तो इसमें 2 2 हैं, तो वैसे तो इसने ए क्रॉस बी खाम का निकाल के ऐसे कर रखा है सबसेट्स को, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, 2 की पावर 2 इंटू 2, ठीक है, 2 की पावर 4 हो गया आंसर, ठीक है। पूछे तो अलग बात है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी का एक ही चीज है, ठीक है। चलो रिलेशन का बेसिक हो गया, वैसे तो डोमेन रेंज काफ़ी डीप में भी जाता है, बट अभी बिल्कुल बेसिक वाला कर रहे हैं जिसमें हम ये सिंपल सेट ए से सेट बी वाला रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म वाला समझ रहे हैं, ये वाला इजी है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शन, ठीक। देखो फंक्शन क्या है, सेम चीज है, किसी भी रिलेशन को फंक्शन बोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन प्रॉपरली फॉलो करानी होती है। वो कंडीशन क्या है, ठीक है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए, मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक एलिमेंट है उसकी एक इमेज होनी चाहिए, एक और एलिमेंट है उसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट है उसकी भी एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि एक एलिमेंट है उसकी ये भी इमेज है ये भी इमेज है, तो प्रॉब्लम है। एक एलिमेंट की अभी यहां पे क्या है, मोर देन वन इमेज होगी, ठीक है। या ऐसे भी अगर इसको अगर तुम्हें ना कंफ्यूजन हो रही है तो इसको तो ऐसे भी समझ लेना कि एक एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं कि एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैज वन यूनिक वाई, एक वाई होना चाहिए उसका और वो भी यूनिक, ऐसा नहीं कि मल्टीपल होंगे, ठीक है। और आई थिंक एरो डायग्राम से इस चीज को जज करना बहुत आसान है, वैसे तो बिना उसके भी कर सकते हो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, ठीक है, बट एरो डायग्राम से बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो यूनिक थोड़ा रिस्की हो जाएगा, वन एंड जैसे लिखा वैसे ही लिख लेते हैं, वन एंड ओनली वन इमेज। ये यूनिक वाला कॉन्सेप्ट ना जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये, ठीक है, वन एंड ओनली वन इमेज। चलो फर्स्ट देख लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे एरो डायग्राम, उससे देख लेंगे हम, ठीक है। इसी से बना लेते हैं, इससे अच्छा साफ साफ बनता है। क्या दिया हुआ है पहले वाले में 2,1, तो 2 और 1 है यहाँ पे, ठीक है, 3,1 ओके, 4,2
तो 2 के लिए है, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 2 है। ठीक है, हर वैल्यू ऑफ x के लिए एक y है और एक ही y है ना, ये देख लो। ऑल दो 2 और 3 के लिए सेम वैल्यू ऑफ y है, बट अगर मैं सिर्फ 2 को कंसीडर करूं तो 2 के लिए कितने y एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक ही y एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1। 3 के लिए भी कितने हैं? सिर्फ एक ही है, 1। 4 के लिए कौन सा है? 2। तो ईच वैल्यू ऑफ x हैज 1 y, या एवरी एलिमेंट जो है a का, उसकी एक ही इमेज है b में। ठीक है, ये यूजुअली a और ये b मानते हैं ना हमसे। तो ठीक है, फर्स्ट वन क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस डेफिनेशन को? तो यस, इट इज अ, सॉरी ये b था सेट, तो दिस इज अ फंक्शन, पहला वाला फंक्शन है। ठीक, सेकंड वाले को देखते हैं। ये देख लेना ऐसे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बस एक से मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए। इसका देखते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा। चलो, अब की बार क्या है? 2,2। ओके, 2,2। ओके, 2,4। सो 2 से 4 भी रिलेटेड है। अब देखो, बस इतने बनाते ही हो गया, समझ में आ रहा है कि गड़बड़ होगी। एक एलिमेंट के लिए दो इमेजेस है ना, 2 के लिए 2 भी है, 2 के लिए 4 भी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एवरी वैल्यू ऑफ x शुड हैव वन एंड ओनली वन y। इमेज के लिए 1 y लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाली कंडीशन आई, मैंने क्या बोला था कि ये फंक्शन नहीं होगा, सो नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है इनके बीच में, बट ये फंक्शन नहीं है लाइक। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं अगर इस पे भी बनते हैं तो। बस ये डेफिनेशन थोड़ी ना क्लैरिफाइड होनी चाहिए, कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे इस वाले में थोड़ी थोड़ी तुम्हें लगेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो ध्यान रखना, मतलब ये ना ऐसे समझ लो कि ये कन्वर्ज तो हो सकता है, ये डाइवर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, एरो डायग्राम्स के अगर हिसाब से देखें तो लाइट एक तरह से ऐसे मिल रही है एक जगह आगे, लाइट एक जगह आ तो सकती है लेकिन फैल नहीं सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें तो बहुत सारे लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। बिना उसके भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम से थोड़ा दिख जाता है तो ईजी हो जाता है। 1,2, ओके, 2,3, 3,4, 4,5। अरे ये वैसा नहीं है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। 5,6, 6,7, सारे रिलेटेड है। हर x की वैल्यू के लिए एक ही y आया है ना, मल्टीपल y तो नहीं आया, तो ये भी फंक्शन है। सिंपल इनफ। ठीक है, चलो डन है। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही करते हैं। ठीक, बेसिक आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार वापस गो थ्रू कर लेना, इजी है टॉपिक। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, रिलेशन कैसे लिखते हैं, उसमें डोमेन को डोमेन क्या होती हैं। ठीक है, और मोर इम्पॉर्टेंटली कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है नहीं होता, वो इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो डन फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।